टॉपिक लेके आए हैं एक्सक्रीशन क्लास 10th के लिए। ठीक है, एक्सक्रीशन अगर जनरल टर्म में कहा जाए तो अगर हम नॉर्मली एक्सक्रीशन की बात करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि आपके बॉडी से या किसी भी बॉडी से अगर उसके वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब सिंपल और अलग तरीके से बोलेंगे, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जो जहरीला पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस का बाहर निकलना है क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब अलग अलग इंडिविजुअल में टॉक्सिक मटेरियल अलग अलग होते हैं, जैसे प्लांट का टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक मटेरियल अलग होते हैं, एनिमल्स के टॉक्सिक मटेरियल अलग होते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब टॉक्सिक मटेरियल का मतलब होगा कि ऐसा सब्सटेंस जो कि उस बॉडी में अगर रहेगा तो उस बॉडी को हार्म करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिक मटेरियल। तो उसका बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। तो आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब प्लांट में क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बाहर बॉडी से बाहर रिलीज होता है, जो भी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज होता है उस प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है उस प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं, और जो भी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए उस ऑर्गन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट में आखिर में क्या ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो प्लांट से बाहर होना जरूरी होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन यह एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, वाटर वेपर यह भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और जब प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस या जब प्लांट आपका रेस्पिरेशन करता है उस कंडीशन में CO2 भी बाहर रिलीज होता है। और क्या प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो अदर दैट ये अब इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, इसके अलावा जो निकलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो प्लांट में और क्या सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जैसे कि गम, लेटेक्स, गम हुआ, लेटेक्स हुआ, और क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो प्लांट के लीफ अगर ओल्डर हो जाते हैं तो वह शेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अलग है। प्लांट का अगर ग्रीन प्लांट है या ग्रीन लीफ है तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वही प्लांट अगर येलोइश कलर का हो जाएगा या वही प्लांट अगर ओल्डर हो जाएगा, एजेइल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बार्क है, बार्क अगर ओल्डर हो जाता है तो प्लांट से क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कराने के लिए बहुत से स्पेस या बहुत से प्लेस हैं, जैसे कि O2 हमारे लिए, O2 क्या है, एक बेनिफिशियल है हमारे लिए, O2 बहुत कंपल्सरी है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट के लिए O2 क्या होता है, यह एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब प्लांट O2 कैसे कहां से एक्सक्रीट करता है, तो प्लांट जो मैंने बताया था स्टोमेटल ओपनिंग जो है, जो गार्ड सेल के बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है, उसी रास्ते से O2 क्या होता है, रिलीज होता है, और उसी रास्ते से वाटर वेपर यानी कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में क्या कहां से रिलीज होता है, उसी स्टोमेटल ओपनिंग से रिलीज होता है। CO2 कहां से रिलीज होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था प्लांट भी रेस्पायर करता है, तो रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है CO2, जैसे कि लेंटिकल्स के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा, ये क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। गम और लैटेक्स ये प्लांट्स के स्टेम से क्या होता है, ऊज आउट, रिश्ते हैं, ऊज का मतलब रिश्ते हैं। आप कभी देखेंगे नीम प्लांट में लेटेक्स बाहर या गम बाहर
उसके बार्क पे थोड़ा थोड़ा निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं, गम या लैटेक्स। इसका भी बहुत से यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल्स में अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो लोअर से लेके हायर तक, यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट से लेके हायर वर्टिब्रेट तक सबके सब क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फाइलम आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि पोरीफेरा, फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा। पोरीफेरा की एग्जांपल कौन थे, स्पॉन्ज थे, यूप्लेक्टेला था। पोरीफेरा से लेके और क्लास मैमिलिया तक ये सब के सब एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग होता है। जैसे एक्सक्रीशन इन एनिमल की बात करते हैं, हम अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अगर हम अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स यूकैरियोट्स है। और यह अमीबा क्या एक्सक्रीट करता है, तो अमीबा याद रखिएगा इसकी चूंकि अमीबा यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल एनिमल है, इसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो अमीबा के लिए एक्सक्रीटरी या पाथवे कह सकते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी सरफेस से क्या करता है वो, तो बॉडी सरफेस से जो गैसेज है उसको क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। और चूंकि वो अगर अमीबा है या जानवर है तो उसके में भी जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बाहर निकलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर, एक्सेस वाटर। हमारे बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में जो आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी हेल्प करता है, उसी तरीका से अमीबा में नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर कौन बाहर निकालता है, तो उस अमीबा में एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स होता है, ऑर्गन सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप लोअर क्लास में जरूर पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है। यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है उस अमीबा का जो कि एक तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। तो हमेशा याद रखिएगा सरफेस ऑफ द बॉडी से क्या होता है, गैसेज बाहर निकलते हैं, और गैसेज किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, तो गैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। और वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से फॉर्म में बाहर निकलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, या एक ह्यूमन बीइंग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो आपको बता दें ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीशन होता है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स में क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग्स का अगर कोई बोलेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। और कोई पूछेगा नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको यूरिया, स्लाइटली यूरिक एसिड, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, और अगर जानवर की बात करें तो इसमें अमोनिया जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आपको अमोनिया, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। जैसे अगर किसी जानवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, अमोनिया होता है, अगर किसी जानवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, ये सारे अमोनिया में क्या है, यह भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया, अब अमोनिया कौन जानवर करते हैं, तो अमोनिया याद रखिएगा मोस्टली एक्वेटिक, कौन करते हैं, एक्वेटिक करते हैं। और वो जानवर जो कि अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और जो जानवर रिलीज करते हैं उस जानवर को अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं।
जो जानवर अमोनिया रिलीज करता है उस जानवर को बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल, और उस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म। और क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? तो अमोनिया। दूसरा क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? दूसरा होता है आपको यूरिया या यूरिया, या क्या इसको और थोड़ा सा सीक्वेंस में जाए, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है? तो यूरिक एसिड मोस्टली बर्ड्स जो होते हैं, और बर्ड्स के अलावा वो कुछ मैमल्स, बर्ड्स के अलावा वो कुछ मैमल्स क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। और जो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? यूरिको, उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। और जो जानवर यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसको यूरिकोटेलिक एनिमल, उसको यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। उसी तरीके से अगर एक और नाइट्रोजनस वेस्ट है मैमल्स का, या यूं बोलेंगे हायर एनिमल्स का, जिसको यूरिया बोलते हैं, या यूरिया कौन रिलीज करते हैं? तो यूरिया मोस्टली मैमल्स रिलीज करते हैं। और एक और बात, अब जो जानवर या उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और उस जानवर को क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये तीन ही नाइट्रोजनस वेस्ट है जो आपके बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, और इसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना है। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। जिसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है हायर क्लासेस में जब जाएंगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन होता है? तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा पॉइजनस अमोनिया होता है, उसके बाद आपकी पॉइजनस क्या होती है? यूरिया होता है, और उसके बाद आपका पॉइजनस क्या होता है? यूरिक एसिड। मोस्ट पॉइजनस अमोनिया, लेस पॉइजनस यूरिक एसिड होता है। ठीक है। अब हम अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और जो भी अगर इस बात को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने बता दिया, और आपके बॉडी में या ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके बॉडी में कौन सा होता है? तो ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो आपका किडनी होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, और किडनी के अंदर एक मिलियंस ऑफ क्या पाए जाते हैं? एक ट्यूब्यूल्स लाइक, एक पाइप लाइक, पतले पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसी नेफ्रॉन टर्म के कारण या यूं बोलेंगे किडनी की पढ़ाई को, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन की स्टडी ऑफ नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ नेफ्रॉन को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। जो नेफ्रॉन की स्टडी करता है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उस ब्रांच ऑफ साइंस which deals about nephron उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और ये नेफ्रोलॉजी का मतलब नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। और जो लोग इस नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। जो किडनी की पढ़ाई करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, आते हैं अब ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वह क्या होता है? किडनी होता है। और एक ह्यूमन बीइंग्स में पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होते हैं। कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? कितने होते हैं? पेयर ऑफ किडनी। यानी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और किडनी का शेप कैसा होता है? तो किडनी का शेप जो होता है बीन शेप होता है। किडनी का शेप कैसा हो गया? बीन शेप होता है। और किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? उसका कलर तो हम बोलेंगे रेडिश इन कलर। कैसा हो गया? रेडिश इन कलर। ठीक है। और अगर कोई पूछेगा ह्यूमन बीइंग्स पे किडनी लाई कहाँ करता है तो आप बताइएगा
ह्यूमन बींग्स में जो आपके जो लास्ट वर्टिब्रा है, लास्ट वर्टिब्रा के दो ऊपर वर्टिब्रा के दोनों साइड में पाया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम में बनाता हूं, रफ डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यह एक किडनी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह किडनी, दो किडनी आपको, ठीक है, एक को बोल देते हैं राइट किडनी और एक को बोलते हैं लेफ्ट किडनी। और इस किडनी में ध्यान दीजिएगा, इस किडनी में एक, चूंकि ब्लड वेसल्स तो आएंगे ही और एक ब्लड वेसल्स जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चूंकि किडनी अगर एक ऑर्गन है तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स आएंगे, और एक को बोलते हैं, और हमेशा याद रखिएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो ले जाता है उसको वेन्स बोलते हैं। तो जो ले के आ रहा है उसको बोलते हैं, चूंकि किडनी को हम ना किडनी ना करके क्या बोलते हैं, रीनल, तो उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोल देते हैं, रीनल आर्टरी। और जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन। क्या बोलते हैं, जो लेके आता है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, और जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन कहते हैं। ठीक, यह क्या करता है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और यह क्या ले जाता है, तो अगर ये ब्लड को लेके आया है, कौन सा ब्लड लाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ध्यान दीजिएगा, और लेके कौन सा जा रहा है, ये किडनी क्या करती है, उस ब्लड को, उस ब्लड के ऑक्सीजन को उसने यूटिलाइज किया। कहाँ यूटिलाइज किया, इस किडनी के अंदर के जितनी भी और सेल्स हैं, सब सेल्स क्या किया, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ और क्या बाय प्रोडक्ट मिला, CO2 मिला। तो CO2 ले जाने के लिए दूसरा पाथवे मैंने बताया, वो कौन सा है, रीनल वेन कह देते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा इसको कि किडनी एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। किडनी क्या है, यह एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और क्या एक्सक्रीट करता है, तो बॉडी, देखिए इस रास्ते से जो आर्टरी से आया, उस रास्ते में क्या था, उस रास्ते के ब्लड में क्या क्या था, ऑक्सीजन था, और क्या था, तो और भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब यूरिया हुआ, स्लाइटली यूरिक एसिड हुआ, सारा चीज इसके अंदर पाया गया रीनल आर्टरी में। लेकिन जब वापस गया, यहाँ से जब वापस जाता है, तो याद रखिएगा सब कुछ रहेगा, केवल उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होके नीचे चलाएगा। यहाँ से आया तो सब कुछ क्या आ गया, उस ब्लड में आपको नाइट्रोजनस वेस्ट भी आया, लेकिन जब यहाँ से वापस जाता है तो CO2 तो जाएगा ही साथ में, लेकिन यहाँ से केवल एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो ऊपर नहीं जा पाता है, सारा का सारा फिर कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। हर किडनी से एक पाइप लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने यूरेटर कह दिया। ध्यान दीजिएगा, किडनी जो फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल में क्या होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल में आपको बहुत सारा वाटर होता है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि कुछ यूरिया होता है, और भी कुछ ट्रेस अमाउंट्स में मिनरल्स होते हैं। कौन लेके जा रहा है, तो ये दो पाथ लेके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एक राइट किडनी से और दूसरे लेफ्ट किडनी से, और इसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं। और यूरेटर क्या होता है, एक बैग लाइक पाउच, क्या होता है, एक बैग लाइक पाउच होता है, जिसमें सारा का सारा क्या होता है, आके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको हम यूरिन बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेट होता है, और इसको हम बोलते हैं यूरिनरी, क्या बोल देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, वाटर फिल होता है, और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इस रास्ते से क्या होता है, इस रास्ते से बाहर, अब इस रास्ते से जो बाहर निकलेगा इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रा बाहर निकालता है। अब क्या रखिएगा, यहाँ पे 24 घंटा ओपन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो कि प्रेशर पड़ने पे ही यह ओपन होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं। और प्रेशर कब पड़ता है, जब इसमें पानी भर जाता है, तो यहाँ से सिग्नल जाता है, यहाँ से आपके बॉडी में नर्वस सिग्नल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं,
और ब्रेन उसको डिसाइड करता है। और ब्रेन क्या करता है, जो देखिए इस रास्ते से सिग्नल्स अब इसके नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन डिसाइड करता है कि इसको ओपन करना है कि क्लोज करना है। यानी कि आपका जो यूरिनेशन का जो माइंड होता है वो सेटअप कहाँ होता है, ब्रेन में सेटअप होता है। ब्रेन सिग्नल देगा तो ये आपको स्फिंक्टर मसल कहते हैं, ये ओपन होता है। और ओपन कब होगा, जब ये भरेगा तो ऑटोमेटिक सिग्नल ब्रेन में जाता है और ब्रेन बार बार बोलता है कि आप यूरिनेट कीजिए। लेकिन वही क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बार बार सिग्नल जा रहा है कहाँ तक, ब्रेन तक। ये फील हो गया है सिग्नल जा रहा है बार बार ब्रेन तक, और ब्रेन तो सिग्नल दे दिया क्या करने के लिए, यूरिनेशन करने के लिए। लेकिन वही इंडिविजुअल अगर यूरिनेट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होता है, तो आपकी ये स्फिंक्टर मसल सब लूज हो जाता है और आपको बहुत सी बीमारियों का, खासतौर से किडनी के डिजीज हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया, हमने क्या बताया कि ये आपको यह एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए पेयर ऑफ किडनी है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और फिल्टर करके आपको यूरेटर लेके आया, ये आपको यूरिनरी ब्लैडर और इस रास्ते से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, तो आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक किडनी में बहुत से फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। उस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे होते हैं, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी। अगर कोई पूछेगा डिफाइन नेफ्रॉन तब क्या होगा, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, यानी एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किडनी के एक्सक्रीटरी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन जो होता है एक ट्यूब लाइक, नेफ्रॉन क्या होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, नेफ्रॉन आपका ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन को डिटेल में हम स्टडी थोड़ा बहुत आपके काम लायक करेंगे, क्लास 10th लायक। ठीक है, अब एक और बात, नेफ्रॉन की जो हम स्टडी करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, जो पढ़ाई करते हैं लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। या ये देखिए, अगर आपका एक किडनी है, इमेजिन कीजिएगा ये आपको एक किडनी है, तो कभी भी आप किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन को कवर करने का एक मेम्ब्रेन होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी के, हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। जैसे आप टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल और टैबलेट में डिफरेंस क्या है, कैप्सूल क्या होता है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसके अंदर मेडिसिन पाया जाता है। यह एक क्या है, किडनी, एक हमने रफ डायग्राम किडनी का बनाया, और किडनी के आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, किडनी का आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं क्योंकि रीनल कैप्सूल, क्या बोल देते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। और किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को क्या बोलते हैं, इसके ऐसे में रफ डायग्राम में बना दिए, बाहर वाले को हम क्या बोल देते हैं, तो बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। एक शब्द आपको अगर कॉर्टेक्स जहां पे शब्द लगे ना, तो हमेशा समझिएगा कि आउटर सरफेस से सटा हुआ भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर सरफेस से सटे हुए कुछ ऑर्गन अंदर के पार्ट को क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। किसका कॉर्टेक्स है, रीनल का कॉर्टेक्स। और बीच को आपको मिडिल बोलते हैं, तो मिडिल से नाम आ गया मेड्यूला। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। और जो ऐसे ये कर्व लाइक डिजाइन है, इस कर्व लाइक डिजाइन को क्या बोल देते हैं, हाइलम बोलते हैं, या इसी को हाइलस स्ट्रक्चर कहते हैं। अंडरस्टैंड। और इसी के अंदर मिलियंस ऑफ या बहुत सारे क्या पाए जाते हैं,
छोटे छोटे पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन की हम डिटेल आपको थोड़ा सा बना रहे हैं। देखिए, अगर नेफ्रॉन बनाना हो तो एक मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, एक सिंपल मैंने क्या बना दिया, एक सिंपल मैंने आपको नेफ्रॉन बनाया, ठीक। और इस नेफ्रॉन को हमने अगर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा आपको एक आपको क्या है, इसको हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। और ऐसे ऐसे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। देखिए, ऐसे मैं डॉट कर दिया। इसके अपर पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, अपर पार्ट कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और नीचे वाले पार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मेडुला में पाए जाते हैं। ध्यान, इसको बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। अपर पार्ट क्या पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स, और लोअर वाले इसके नीचे वाले पार्ट क्या होता है, रीनल मेडुला। आप समझ जाइएगा कि उसी कॉर्टेक्स और मेडुला की बात हो रही है, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कप लाइक शेप को क्या बोलते हैं, ऐसे कप लाइक शेप को बोलेंगे बोमैन, बोमैन कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोमैन कैप्सूल। और इसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। ठीक, ये जो पाइप आ रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल। और जो जार है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफरेंट, इफरेंट। ई का मतलब बाहर, ए का मतलब एक टेक्निकली अंदर, समझ लीजिएगा। एफरेंट आर्टियोल और जो जार है उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टियोल। अब इस रास्ते से क्या जा रहा है, इस रास्ते से ब्लड जा रहा है, ठीक। अब इस रास्ते से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। और इस ब्लड में क्या क्या चीज मौजूद है, तो ब्लड में हर एक चीज मौजूद है। जैसे क्या क्या है, जैसे इस यहाँ पे आपको मान लेते हैं वाटर मौजूद है, यहाँ पे आपको मान लेते हैं तमाम तरीके के एंजाइम मौजूद है, यहाँ पे प्रोटीन्स मौजूद है, आपके ब्लड के तमाम तरीके के सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस रास्ते में जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब शुगर मॉलिक्यूल सब कुछ मौजूद है इसमें, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाता है और इसमें क्या मौजूद है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद है। जब ये आगे की तरफ जब जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, जाल जैसा मेश लाइक स्ट्रक्चर। इस चूंकि ध्यान दीजिए, जब इस रास्ते से चूंकि इसके पास प्रेशर ज्यादा होता है, इस प्रेशर के से जब ये गया तो यहाँ पे पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस रास्ते से सब कुछ क्या होता है, छन के आपको यहाँ पे चला आता है। बात समझिएगा, सब कुछ क्या हो गया, छन के चला गया। और इस पार्ट को देखिए, छन के चला गया। अब इसके इस नेफ्रॉन के कुछ मैं नाम दे देता हूँ। इस यहाँ के भाग इसको मैंने क्या बोल दिया, बोमेन कैप्सूल, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्या बोला, ग्लोमेरुल्स। इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, पीसीटी बोल दिया। क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, पीसीटी बोल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैं क्या बोल दूं, लूप ऑफ, क्योंकि हेनले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था
यहां से यहां तक के पार्ट को मैंने लूप ऑफ हेनले बोला, इसको हम क्या बोला, पीसीटी बोला, और इसको मैंने क्या बोल दिया, डीसीटी। क्या बोल दिया, डीसीटी। और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग, क्या बोल दिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, पीसीटी, यहां से यहां तक बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, लूप ऑफ हेनले, और यहां से यहां तक को मैंने क्या बोल दिया, डीसीटी, और इसको बोल दिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। पीसीटी का मतलब होता है, हर क्लास में जाएंगे तो डिटेल बता देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देते हैं, पीसीटी को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसी तरीके से डीसीटी का डिस्टल, क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी को मैंने क्या बोला, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी को मैंने क्या बोला, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, सबका अपना अलग अलग रोल है। इस बात को समझ, जब एफरेंट आर्टियोल्स में जब ब्लड जाता है, और ब्लड जाने के बाद जब ग्लोमेरुल्स में आता है, तो सारा का सारा सब कुछ क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे पोर्स होते हैं, जाल होते हैं, सारे का सारे का सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल्स होता है, क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये पोर्स के थ्रू कहाँ चले आते हैं, अंदर से, सब कुछ अंदर चला गया, और केवल यहाँ पे बच किया जाता है। केवल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आरबीसी और प्लस प्रोटीन क्या बच जाता है। तो यहां से तो ब्लड गया, और यहाँ पे सब कुछ फिल्टर हो गया, सब कुछ छन गया, बचा क्या, आरबीसी और प्रोटीन बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि इसके पोर्स इतने छोटे होते हैं, ये आरबीसी और प्रोटीन्स जो होते हैं थोड़े साइज बड़े होते हैं, ये यहीं पे रह जाते हैं। ठीक, अब समझिएगा, सब कुछ तो कहां चला गया, यानी सारा पानी यहाँ पे चला गया, सारा न्यूट्रिएंट सब कुछ यहाँ पे चला गया, ईच एंड एवरीथिंग के बाद आरबीसी और प्रोटीन। लेकिन यही आगे चल के क्या, यही आगे चल के मेन यूरिन या मेन आपको यूरेटर में जा, ऐसे ऐसे लाखों आके एक जैसे मान लेते हैं, एक और आके ऐसे डिजाइन करके यहाँ मिल गया, एक और आके, या इसी तरीके से लाखों क्या होते हैं इसमें मिलते हैं, और ये क्या जाता है यूरेटर में जाके ओपन हो जाता है। तो अब समझिए, जब हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिनेशन में तो केवल वाटर होता है, स्लाइटली येलोइश कलर होता है, और कुछ वेस्ट मटेरियल। लेकिन यहाँ पे फिल्टर क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर क्या हुआ, सारा चीज फिल्टर हो गया। लेकिन यूरिनेशन में क्या आ रहा है, सिलेक्टेड चीज आ रहा है। तो अब बीच में जाता कहाँ है, तो ये जो आपको इफरेंट आर्टियोल है, ये क्या करता है, इफरेंट आर्टियोल आपको ये ऐसे चिपक जाता है, ऐसे इसकी पाइप लाइन स्ट्रक्चर ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये जो मैंने बाहर निकाला था, ये क्या करता है, अब समझिएगा, ये बाहर नहीं जाता है, ये क्या करता है, अब इसकी रीनल ट्यूब्यूल से क्या होता है, यह अटैच चिपक जाता है। और ध्यान समझिएगा इस बात को, जो आपकी फिल्ट्रेशन होती है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आपकी बॉडी की जो फिल्ट्रेशन होती है वो कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। कौन कौन सी, एक को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा FI, एक को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, और एक को क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ध्यान दीजिएगा, आपकी फिल्ट्रेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा का मतलब लार्ज, यहाँ पे ग्लोमेरुल्स के यहाँ पे क्या हो, सारा सब कुछ क्या हो गया, ग्लोमेरुल्स में सब कुछ आपका फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुल्स में आपका सब कुछ क्या हो गया, फिल्टर हो गया। इसीलिए क्या यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब दूसरा आते हैं रीएब्जॉर्प्शन, जब ये यहाँ पे सब कुछ चला आया तो अगेन वापस जो भी कुछ उस यूरिन के लिए जरूरी नहीं है, अगेन क्या होते हैं, री मतलब दोबारा, एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित, दोबारा उस यूरिन से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और वही चीज एब्जॉर्ब होगा जो बॉडी के लिए यूजफुल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, अगेन सब कुछ क्या होता है,
केवल टॉक्सिक मटेरियल को छोड़ के सब कुछ क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में सब कुछ जो यहाँ पे फिल्ट्रेट हो गया है, यहाँ पे कुछ चीजें क्या हो गई पीसीटी में अगेन रीअब्सॉर्ब हो गई। कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में या इफरेंट आर्टरी या ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं, क्या हो गया अगेन एब्सॉर्ब हो गया। और कलेक्टिंग ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे सारा वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारा वाटर भी एब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन यूरिन में वाटर भी तो रहता है कि नहीं रहता है। तो अब ट्यूबुलर सीक्रेशन का काम है कि कितना बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उतना ही वाटर क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है या ट्यूबुलर सीक्रेट करता है, और जो बाकी एक्सेस जो वाटर होता है वह बाहर निकल जाता है। सोचिए आपकी किडनी एक परफेक्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यहाँ पे सब कुछ फिल्टर करने के बाद जो काम लायक चीज था फिर दोबारा क्या हुआ, वापस कर लिया, और वापस करने के बाद फिर देख रहा है कि उस यूरिन में वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या करता है वाटर फिर से इसमें उतना ही रिलीज करता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आपकी यूरिनेशन डार्क हो जाता है, कलर और कम होता है। क्यों, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू क्या होता है और स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा इस किडनी में और भी हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स फिर रोल प्ले करते हैं कि कितना वाटर एब्जॉर्ब करना है, क्या एब्जॉर्ब नहीं करना है, कितने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझना है तो हमको कमेंट में जरूर लिखना। अब ये तो था यह एक एक्सक्रीटरी पाथवे का 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन। अगर किसी भी इंडिविजुअल में अगर मान लेते हैं कि उस किडनी के कोई भी जैसे नेफ्रॉन ही खराब हो जाए या इस यूरिन में अगर बहुत ज्यादा यूरिया आने लगे, इस यूरिन में अगर प्रोटीन आने लगे, इस यूरिन में अगर शुगर आने लगे या इसी यूरिन में तमाम तरीके का प्रोटीन्स आने लगे, तो अब बताइए क्या किडनी प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, अगर किडनी प्रॉपर काम करता तो यूरिन में ज्यादा वो सब चीजें नहीं आती, तो कहीं ना कहीं से किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे कि वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं उस बंदे को या उस इंडिविजुअल किडनी की प्रॉब्लम या किडनी की डिजीज हो जाती है, और एक समय आता है कि किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर का मतलब किडनी अपना काम करना बंद कर दिया, यानी किडनी फिल्टर करना बंद कर दिया। फिल्टर का मतलब अब सेलेक्टेड चीजें फिल्टर नहीं हो पा रही, यूरिन से आपको प्रोटीन आने लगे, यूरिन से आपको ब्लड आने लगे, इसका मतलब किडनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्यूल्स हो सकता है, फट गया हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस केस में किडनी फेलियर हो जाता है। और जब किडनी फेलियर हो जाता है तो एक मेडिकल में उस बंदे को एक ट्रीटमेंट की जाती है, उस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब हो गया कि किडनी की डायलिसिस करना, यानी कि हीमोडायलिसिस एक मशीन होता है, ध्यान समझिएगा, एक मशीन होता है। उस मशीन में क्या होता है, आपको उसको उस मशीन में 2 दिन पे 3 दिन पे जाना पड़ता है, और वो मशीन क्या करेगा, एक मशीन एक पाइप लगाएगा, आपको आर्टरी में लगाएगा, और एक पाइप कहाँ लगाएगा, वेन्स में लगाएगा। आर्टरी क्या करेगा, आर्टरी आपके बॉडी से एक तरीके से सारा ब्लड क्या करेगा, निकालते रहेगा, और जो किडनी का काम है आपके बॉडी में वह हीमोडायलिसिस जो मशीन है वही मशीन फिल्ट्रेशन करने के बाद फिर वापस आपके बॉडी में, जैसे ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कोई किसी का हम डायग्राम में हैंड है और इससे एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर या आर्टरी से हमने क्या कर दिया, ब्लड को निकाले, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर, क्या बोलते थे, हीमोडायलाइजर बोलते हैं। और इसमें ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये क्या किया उसने, उस ब्लड से इम्प्यूरिटीज को उसने निकाला और फिर से वापस उस बंदे के हैंड में ब्लड को एक तरफ से निकल रहा है और एक तरफ से एंटर कर रहा है। तो यह हीमोडायलिसिस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जिससे किडनी प्रॉब्लम हो जाती है उसको ये कराया जाता है। जो किडनी काम बॉडी में नहीं करती है वह इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, हम बाहर उसको मशीन के द्वारा फिल्ट्रेट कराते हैं। कब तक, जब तक एक सूटेबल डोनर ना मिल जाए तब तक ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है।
और इसमें कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो एक बार आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।